शेर खान को बूढ़े बंगाली टीचर गुप्ता बापू ने अपने खाने में शामिल कर लिया। खाने के दौरान बंगाली टीचर बेचारा अपनी जवां मर्ग बेटी की ही बातें करता रहा। उसकी बेटी गाड़ी के हादसे में मर गई थी। बूढ़े टीचर की और कोई औलाद नहीं थी। बेचारा आपदीता सा होकर शेर खान से कह रहा था, केदार बाबू, अब मेरा सब कुछ मेरी बेटी के 2 बच्चे ही हैं। उसका खामद पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं बेटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उनको पाल पोस कर एक को इंजीनियर, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। यही मेरी बेटी की ख्वाहिश थी। और खाना खाते खाते बेचारा बूढ़ा स्कूल टीचर धोती के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगा। शेर खान को इस गमज़दा बंगाली टीचर से बड़ी हमदर्दी हो गई थी, मगर वो दिलासा देने के 2-1 जुमले बोलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। खाना खाने के बाद बंगाली टीचर ने डिब्बी में से एक पान निकाल कर शेर खान को पेश किया तो शेर खान ने कहा, सॉरी मास्टर जी, मैं पान नहीं खाता। वो पान बंगाली टीचर ने खुद अपने गाल में दबा लिया और शेर खान से बातें करने लगा। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। बंगाली टीचर ने शेर खान से पूछा, केदार बाबू, क्या तुम भी मेरी तरह अमृतसर के किसी स्कूल में पढ़ाते हो? शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मास्टर जी, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मेरी प्लास्टिक के खिलौनों की दुकान है। कौन से बाजार में है? मैंने अमृतसर देखा हुआ है। बंगाली टीचर ने पूछा। शेर खान अमृतसर के कुछ बाजारों और गली मोहल्लों के नाम जानता था। उसने कह दिया, हॉल बाजार में है। बंगाली टीचर ने बोला, अच्छा, वो तो अमृतसर का बड़ा बाजार है बाबा। शेर खान ने कहा, गुप्ता जी, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। वो बोला, जरूर सो जाओ बाबू, मैं भी आराम करता हूँ। शेर खान वहीं कंबल के ऊपर शाल ओढ़कर लेट गया। बंगाली टीचर गुप्ता बाबू भी अपनी सीट पर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया। सारी रात गाड़ी का सफर जारी रहा। दूसरे दिन गाड़ी दोपहर के बाद पंजाब के जरखेज मैदानी इलाके के करीब पहुंच गई थी। इस दौरान शेर खान बेजरर और बेजबान से बंगाली बूढ़े टीचर से काफी घुल मिल चुका था। उसे उस गमजदा बंगाली बूढ़े से हमदर्दी हो गई थी। सारा रास्ता वो शेर खान से अपनी बेटी की बातें करता रहा। आखिर यात्रियों का ये जत्था ट्रेन के साथ अमृतसर के स्टेशन पर पहुंच गया। जत्थे के लीडर ने डिब्बे से तमाम यात्रियों को उतारने के बाद कहा, उधर तुम सब लोग एक जगह प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएगा। हम पहले जाकर जम्मू जाने वाली लारी का पता करेगा। लारी में तुम सब लोगों की सीटें बुक कराएगा। फिर इधर से लारी अड्डे को चलेगा। इतनी देर में तुम लोग उधर चाय वगैरह पियो। दिन ढल रहा था। अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। तमाम यात्रियों ने अपना अपना सामान प्लेटफॉर्म पर एक जगह रख दिया। जत्थे का लीडर जम्मू जाने वाली लारी का पता करने चला गया था। सब यात्री चाय पीने लगे थे। शेर खान भी चाय के एक स्टॉल पर आ गया। उसे देखकर बंगाली टीचर भी उसके पास आ गया और कहने लगा, केदार बाबू, तुम मेरे लिए भी चाय का कप बनवा लो, मैं बाथरूम से होकर अभी आता हूँ। शेर खान ने टी स्टॉल वाले लड़के से कहा, एक चाय मेरे लिए और एक चाय मेरे साथी बाबूजी के लिए बनाओ। स्टॉल वाला ग्लासों में चाय बनाने लगा। उसने एक ग्लास में चाय उंडेल कर शेर खान के आगे रख दी और दूसरे ग्लास में चाय डालने के बाद वो ग्लास भी शेर खान के पास ही रख दिया और दूसरे ग्राहकों को भुगताने लगा। शेर खान ने चाय के 2 घूंट पीने के बाद एहतियात के तौर पर अपने दाएं और बाएं निगाह दौड़ाई। उसे वहां पुलिस के 3-4 सिपाही कुछ दूर खड़े नजर आए, मगर कोई मशकूक आदमी नजर न आया। शेर खान बड़ा मुतमईन था कि यात्रियों के साथ सफर करने का तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा और वो किसी मुश्किल में पड़े बगैर लखनऊ यूपी के इलाके से गुजरकर अमृतसर पहुंच गया है। उसे पूरा यकीन था कि इस तरह वो यात्रियों के साथ जम्मू भी पहुंच जाएगा। वो चाय पीते हुए सोच रहा था कि जम्मू पहुंचते ही वो कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएगा ताकि कमांडो तुराबी से मिलकर एक तो मुजाहिद शाहिद अली के बारे में मालूम करे कि वो पहुंचा है या नहीं और दूसरे जहाद कश्मीर में शरीक हो जाए। शेर खान के सामने काउंटर पर बंगाली टीचर की चाय का ग्लास उसी तरह पड़ा था। वो अभी तक बाथरूम से वापस नहीं आया था। शेर खान ने नजरें उठाकर सेकंड क्लास वेटिंग रूम की तरफ देखा। बंगाली टीचर उसी वेटिंग रूम के बाथरूम का कहकर गया था। अचानक शेर खान 1 सेकंड के लिए जैसे सकते में आ गया। उसने देखा कि सेकंड क्लास वेटिंग रूम के बाहर बंगाली टीचर 2 पुलिस कांस्टेबलों को लेकर चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसने दूर से इशारा करके पुलिस के कांस्टेबल को शेर खान को दिखा भी दिया। दोनों पुलिस कांस्टेबल तेज-तेज कदमों से शेर खान की तरफ आ रहे थे। शेर खान सब कुछ समझ गया था। जिस बूढ़े बंगाली को वो एक बेजरत सा बंगाली टीचर समझ रहा था, वही सीआईडी का आदमी था जो यात्रियों के साथ यात्री बनकर जा रहा था और जिसने शेर खान की मुखबरी कर दी थी। शेर खान बिजली की तरह तड़प कर स्टॉल की ओट में आ गया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ते हुए मुसाफिरों के सामान के ऊपर से छलांग लगाता अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों वाले पुल की तरफ अंधाधुंध भाग रहा था। उसे अपने पीछे पुलिस कांस्टेबल की सीटी की आवाज आई थी और ऐसा शोर भी सुना था कि जैसे उसके ताक़ुब में पुलिस के कुछ सिपाही दौड़ते आ रहे हैं। मगर शेर खान ने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर न देखा। वो दीवानावार दौड़ता चला गया। दौड़ने में पुलिस के सिपाही उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो दौड़ते दौड़ते रेलवे यार्ड में आ गया और रेलवे यार्ड की दीवार की तरफ हो गया था। दीवार 6-7 फुट ऊंची थी। वो उस पर से दूसरी तरफ नहीं कूद सकता था। खुशकिस्मती से एक जगह दीवार के साथ रेलवे लाइन के पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। शेर खान दौड़ते दौड़ते पत्थरों के ढेर पर चढ़ गया
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं और बगैर देखिए कि दूसरी तरफ क्या है, दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। उस वक्त तक शाम का अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। शेर खान एक छाबड़ी वाले के ऊपर गिरा और गिरते ही उठा। जिस तरफ उसका मुंह था उस तरफ काफी लोग आ जा रहे थे। शेर खान बाएं जानिब एक छोटी सड़क पर आकर अंधाधुंध भागने लगा। उसे अपने पीछे पुलिस की सीटियों की आवाज बराबर आ रही थी। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। कमांडो शेर खान को इतना अंदाजा हो गया था कि वो जिस तरफ को भाग रहा है उस तरफ आगे जाकर सिखों की बस्ती सिंहपुरा आ जाती है, जो क़याम पाकिस्तान से पहले अमृतसर के मुसलमानों का गढ़ था और जिसका नाम शरीफपुरा था। वो जिस सड़क पर भाग रहा था उस सड़क पर हल्का हल्का अंधेरा था। इस अंधेरे से फायदा उठाते हुए शेर खान सड़क क्रॉस करके दाएं जानिब अस्पताल की दीवार के पास आ गया। दौड़ने की बजाय अब वो तेज तेज चल रहा था। एक जगह एक सेकंड के लिए रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। मध्यम अंधेरे में छोटी सड़क पर उसे कोई सिपाही नजर न आया। पुलिस की सीटियों की आवाज नहीं आ रही थी। इसके बावजूद शेर खान ने एक बार फिर अस्पताल की दीवार के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया। वो जानता था कि पुलिस को उसके बारे में बंगाली मुखबर ने बता दिया है कि ये पाकिस्तानी जासूस कलकत्ते से आ रहा है और जम्मू जाने वाला था, और अमृतसर की पुलिस और CID होशियार हो चुकी होगी और वायरलेस सेटों पर शहर में गश्त करती पुलिस के दस्तों को इत्तला कर दी गई होगी और शहर के अंदर और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने चेक पोस्टें कायम कर दी होंगी। उस वक्त शहर से बाहर किसी वीरान इलाके की तरफ निकलने की कोशिश शेर खान को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा सकती थी। उसे इन बातों का काफी तजुर्बा हो चुका था और अमृतसर भारत के बॉर्डर का शहर था और जहां पुलिस और CID की भारी नफरी हर लम्हे शहर में और शहर के इर्द गिर्द मौजूद रहती थी। उसने ये फैसला किया था कि शहर से बाहर जाने वाली सड़कों की तरफ जाने के बजाय वो रेलवे लाइन के साथ साथ चलता जालिंदर या बटाले की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। एक बार कमांडो शेर खान उसी तरह रेलवे लाइन के साथ चलता अमृतसर से बटाला तक जा चुका था, जो अमृतसर से शायद 40 मील के फासले पर था। रेलवे लाइन के साथ साथ सफर करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो पुलिस की चेक पोस्टों से बच सकता था। अगर कोई खतरा था तो यही था कि कहीं रेलवे लाइन पर भी पुलिस का कोई दस्ता गश्त न लगा रहा हो, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। शेर खान ये सब कुछ सोच भी रहा था और अस्पताल की दीवार के साथ तेज तेज भाग भी रहा था। अस्पताल की दीवार जहां खत्म होती थी वहां बाएं जानिब अस्पताल का बड़ा गेट था। वहां रोशनी हो रही थी और 3-4 गाड़ियां भी खड़ी थी। शेर खान इन सड़कों से वाकिफ था। वो अंधेरे में से गुजरता सड़क पार करके सामने की तरफ निकल गया जहां अमरूदों का बाग था। उस बाग की दूसरी जानिब रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन के पार शरीफपुरे की आबादी थी जहां अब सिख शरणार्थी रहते थे। रेलवे लाइन पर आने के बाद शेर खान को हर हालत में रेलवे फाटक में से गुजरना पड़ता था। दूसरी जानिब कुछ फासले पर स्पेशल पुलिस लाइंस की बैरकें थीं, जिस तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शेर खान ने रेलवे फाटक की तरफ से रेलवे लाइन पर आने का फैसला कर लिया और अमरूद के बाग में से गुजरकर रेलवे फाटक के मगरबी दीवार के पास निकल आया, जहां दीवार की दूसरी जानिब बने हुए रेलवे के सिग्नल कैबिन की रोशनी आ रही थी। शेर खान के सामने रेलवे फाटक तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे हर हालत में उस सड़क को रोशनी में क्रॉस करना था। वो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकता था। एक तो शहर की पुलिस उसकी तलाश में निकल चुकी होगी, दूसरे स्पेशल पुलिस की बैरकें करीब ही होंगी। ये नामुमकिन था कि स्पेशल पुलिस गार्ड को एक पाकिस्तानी जासूस की इस इलाके में मौजूदगी की इत्तला न मिली हो। रेलवे फाटक शेर खान के देखते देखते बंद हो गया। कोई ट्रेन आ रही थी। फाटक बंद हो जाने से ट्रैफिक रुक गई और सड़क पर 2 कारें और एक स्कूटर खड़े हो गए। शेर खान को मौका मिल गया। वो बाग से निकला और ऑटो रिक्शा और कारों की आड़ लेता रेलवे फाटक की एक जानिब बने हुए तंग रास्ते के पास आ गया। वहां से लोग गुजर रहे थे। कमांडो शेर खान भी लोगों के पीछे वहां से गुजर गया और लाइन क्रॉस करने की बजाय रेल की पटड़ी के साथ उस तरफ चलने लगा जहां आगे जाकर रेल की एक पटड़ी बटाला गुरदासपुर की तरफ मुड़ जाती थी। अभी वो चंद कदम ही चला था कि पीछे से उसे किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ। कमांडो शेर खान ने पीछे मुड़कर देखा। 2 पुलिस के सिपाही उसकी तरफ चले आ रहे थे। उनमें से एक सिख था। शेर खान के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने ठहरने की बजाय अपनी रफ्तार तेज कर दी। ऐन उस वक्त सामने से यानी बटाले की तरफ से एक ट्रेन आ गई। इंजन की हेडलाइट की उस पर रोशनी पड़ी तो शेर खान ने लाइन के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उस वक्त ट्रेन का इंजन शेर खान से ज्यादा दूर नहीं था। ट्रेन बटाले वाले रेलवे के मोड़ पर से अचानक नमूदार होकर सामने आ गई थी। कमांडो शेर खान जानता था कि ये सिपाही उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और जैसे ही रेलगाड़ी गुजर गई ये उसको गिरफ्तार कर लेंगे। चुनाचे वो रेलवे लाइन के साथ साथ भागने के बजाय रेल की पटरी से उतरकर सामने शरीफपुरे की आबादी में घुस गया। वो एक पक्की गली में आ गया जहां कमेटी की बत्ती की रोशनी में कुछ लड़के खेल रहे थे। शेर खान उनके करीब से तेज तेज चलता निकल गया।
वो दूसरी गली में दाखिल हुआ ही था कि उसे अपने पीछे सिपाहियों की सीटियों की आवाजें सुनाई दी। कमांडो शेर खान को अब किसी जगह फौरन छुप जाना चाहिए था। भाग में से उसका पकड़ा जाना यकीनी था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। उसने घबराहट में पीछे मुड़कर देखा। सिपाही अभी इस गली में नहीं दाखिल हुए थे। एक मकान के बाहर गाय बंधी हुई थी। मकान की ड्योढ़ी का आधा दरवाजा खुला था और ड्योढ़ी में से रोशनी बाहर आ रही थी। शेर खान बगैर ये सोचे कि ये किसका मकान है और ड्योढ़ी में क्या है, वो ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी खाली थी। एक रास्ता मकान के अंदरूनी सहन को जाता था। एक जीना दीवार के साथ ऊपर जा रहा था। शेर खान सहन की तरफ जाने की बजाय जीने में आकर छुप गया। जीने में अंधेरा था। वो 2-3 सीढ़ियां चढ़कर एक तरफ अंधेरे में सिमट कर बैठ गया। ड्योढ़ी के आधे खुले दरवाजे में से बाहर गली नजर आ रही थी। उसका ख्याल था कि अगर सिपाही गली में दाखिल हुए तो वो आगे निकल जाएंगे। जैसे ही वो आगे जाएंगे, वो यानी शेर खान मकान में से चुपके से निकलकर पीछे की तरफ फरार हो जाएगा। लेकिन ऐसा न हुआ। दोनों सिपाही मकान के आगे आकर रुक गए। कमांडो शेर खान को दोनों सिपाहियों की टांगे और बूट नजर आ रहे थे। शेर खान अपनी जिंदगी के नाजुक लम्हात में से गुजर रहा था। उसका दिमाग इंतहाई तेजी से सोच रहा था, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था। ये कुछ ना कुछ कर गुजरने का वक्त था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या है, कौन है। इतने में ड्योढ़ी में लगी हुई घंटी जोर से बज उठी। मकान के बाहर से सिपाही ने घंटी का बटन दबा दिया। मकान के बाहर से सिपाही ने घंटी का बटन दबाया था। शेर खान दबे पांव जीने चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा बंद था। शेर खान ने उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा, मगर दरवाजे को दूसरी तरफ से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बज उठी। शेर खान को डर था कि अगर नीचे से कोई ड्योढ़ी में न गया तो फिर ऊपर वाली मंजिल से कोई न कोई जरूर दरवाजा खोलकर नीचे आ जाएगा। और शेर खान वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अंधेरे में देखा कि एक तरफ दीवार में से तंग जीना ऊपर मैदान की छत को भी जा रहा था। उसके साथ ही किसी के दरवाजे की तरफ आने की आवाज आई। शेर खान जल्दी से दूसरे जीने की सीढ़ियां चढ़कर छत के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। ये दरवाजा बंद था, मगर उसकी कुंडी अंदर ही से लगी हुई थी। एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, आ रहा हूं भैया, क्यों बार बार घंटी बजा रहे हो। दूसरी मंजिल के जीने का दरवाजा खुला। जीने पर हल्की सी रोशनी पड़ी और उस रोशनी में शेर खान ने एक सिख सरदार जी को नीचे उतरते देखा। शेर खान ने दरवाजे की कुंडी उतारी। दरवाजा आराम से थोड़ा सा खुदा और छत पर आकर दरवाजे को बंद कर दिया और दबे पांव चलकर छत की गली वाली मुंडेर के पास आकर बैठ गया। उसने अंधेरे में जरा सी गर्दन आगे करके नीचे देखा। गली में मकान के दरवाजे के सामने जो सिख सरदार मकान का जीना उतर कर गया था, वो पुलिस के दोनों सिपाहियों के पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। जिस वक्त कमांडो शेर खान ने उन्हें ऊपर से देखा तो सिख सरदार एक सिपाही को कह रहा था, हमारे मकान पर तो ऐसा कोई आदमी नहीं आया, आगे जाकर देखें, आगे किसी मकान में न चला गया हो। सिख सिपाही ने कहा, हमारा शक है कि वो इसी मकान में दाखिल हुआ है। सरदार जी बोले, अगर आप लोगों को शक है तो अंदर चलकर मकान की तलाशी ले लें, घर में मेरे सिवा और कोई नहीं। छत पर मुंडेर के साथ लगकर बैठे शेर खान ने ये मुकालमा सुना तो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने सर जरा सा आगे करके नीचे गली में देखा। दोनों सिपाही मकान के मालिक के साथ मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो रहे थे। ये यकीनी बात थी कि मकान की तलाशी में मकान की छत भी शामिल थी और दोनों सिपाही उसकी तलाश में मकान की छत पर भी जरूर आने वाले थे। शेर खान उठकर दबे दबे कदमों से चलता छत की दूसरी दीवार के पास आया। ये दीवार 4 फुट के करीब ऊंची थी। उसने दूसरी तरफ झांक कर देखा। दूसरी छत भी अंधेरे में खाली पड़ी थी। वो आहिस्ता से दूसरी छत पर उतर गया और कदमों की आवाज पैदा किए बगैर उस छत पर से भी गुजरकर उसकी दीवार पर से तीसरे मकान की छत पर कूद गया। ये मार्च अप्रैल के दिन थे और 2-1 रोज पहले अमृतसर में बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से रात को सर्दी हो जाती थी और छतों पर लोगों ने अभी रात को सोना शुरू नहीं किया था। वो तीसरे मकान की छत पर इस तरह कूदा था कि आवाज पैदा न हो। छत पर अंधेरा था। गली में कमेटी के लैंप की रोशनी हो रही थी। शेर खान को गली में लोगों की आवाजें सुनाई दी। उसने दबे पांव मुंडेर के पास आकर गली में झांक कर देखा। ये देखकर उसे मजीद परेशानी हुई कि गली में अब पुलिस के 6-7 सिपाही मौजूद थे और कुछ लोग भी मकानों से निकलकर उनके पास आकर बातें करने लगे थे। इसका मतलब था कि पुलिस ने गली का मुहासरा कर लिया हुआ है। जरूर किसी सिपाही ने शेर खान को मकान की ड्योढ़ी में दाखिल होते हुए देख लिया था। शेर खान ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके इस गली से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। ये गली बाएं जानिब यानी जिस तरफ रेलवे लाइन थी उस तरफ बंद थी और दाएं जानिब घूमकर एक और गली के साथ मिल गई थी। कुछ औरतें एक मकान के बाहर बैठी बातें कर रही थीं। शेर खान तेजी से उनके करीब से गुजर गया। ये औरतें उसकी गवाह बन गई थीं। वो पुलिस के पूछने पर बता सकती थीं कि उन्होंने एक अजनबी शख्स को तेज तेज कदमों से जाते देखा है। इस लिहाज से शेर खान के लिए जरूरी हो गया था कि वो शरीफपुरे के इस सारे इलाके से ही निकल जाए। वो जिस गली में से गुजर रहा था वो आगे जाकर शरीफपुरे के बड़े बाजार में मिल जाती थी। बाजार में दुकानें खुली थी और खूब रोशनी हो रही थी।
शेर खान किसी की तरफ ध्यान दिए बगैर जल्दी जल्दी बाजार में से गुजर गया। अब वो जीटी रोड पर था। इत्तेफाक से शेर खान जीटी रोड के एक बस स्टॉप पर निकला था, जहां एक बस पीछे से आकर अभी अभी खड़ी हुई थी और कंडक्टर आवाज लगा रहा था, स्टेशन दाइमगंज, स्टेशन दाइमगंज। यह बस कमांडो शेर खान को इस इलाके से दूर ले जा सकती थी।